Online students, check your audio. Rina, we have started accounting principles, right? We have started accounting principles. ये जिनका भी फर्स्ट क्लास है थोड़ा सा हम आगे पढ़ चुके हैं. जितना भी क्लासेस अभी तक हुआ है ना, सबका वीडियोस है. आई विल शेयर द लिंक ऑफ द वीडियोस. ओके, हम लोग ऑलमोस्ट ये सेकेंड चैप्टर है. पहला एक चैप्टर पढ़े हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उसके बाद दिस वन सेकेंड चैप्टर. टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ द सेकेंड चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, अभी तक रियलिटी में अकाउंट स्टार्ट नहीं हुआ है. अकाउंट्स जो स्टार्ट होगा रियलिटी में डेट विल बी फ्रॉम वेंसडे. अभी तो हम सिर्फ अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स या अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का समझ रहे हैं. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब था, कौन बताएगा व्हाट वाज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? रूल्स एंड रेगुलेशंस, करेक्ट. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, जो अकाउंट्स बनाते समय हमको फॉलो करने का जरूरत है. तो अकाउंट्स बनाते समय जो रूल्स रेगुलेशंस हमको फॉलो करने का जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, हम ऑलमोस्ट कितना प्रिंसिपल लिख चुके हैं? 9 प्रिंसिपल्स वी हैव ऑलरेडी. ठीक है, 9 प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. अब एक दो छोटा मोटा प्रिंसिपल बचा हुआ है. ठीक है, आखिरी प्रिंसिपल बचा हुआ है. वी विल राइट इट डाउन. मेक अ हेडिंग पॉइंट नंबर 10. ठीक है, 10 है. मेक अ हेडिंग पॉइंट नंबर 10. इनका फर्स्ट क्लास है कश्यप. ठीक है, वीडियोस आई विल गिव, आई विल शेयर द लिंक. चैप्टर 3 पढ़ने के लिए कुछ भी ये सब नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो भी चलेगा, तो वो इनिशियल सब कुछ समझ में आएगा. खाली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अकाउंट्स का जो पहला दूसरा क्लास होता है ना, जैसे व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज परचेज, बेसिक बेसिक छोटा मोटा वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. थोड़ा बहुत पढ़े हो स्कूल में? थोड़ा बहुत बहुत आर फ्रॉम कौन से स्कूल? काश पढ़े हो स्कूल में थोड़ा बहुत कुछ? ठीक है, स्कूल ठीक है, देखना हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 10. बातचीत बंद, बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं. ठीक है, हेडिंग पॉइंट नंबर 10. वेरी इजी प्रिंसिपल्स आर लेफ्ट फॉर टुडे. राइट इट डाउन. पॉइंट नंबर 10, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. ठीक है, पॉइंट नंबर 10, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर. दो दो जन बैठो, पीछे बैठो उधर. इधर 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 हो गए नहीं. हेडिंग पॉइंट नंबर 10, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. ठीक है, देखना. व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर? वेरी सिंपल, एज द नेम सजेस्ट. फुल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा. द वर्ड फुल मीन्स कंप्लीट, राइट. डिस्क्लोजर मतलब टू डिस्क्लोज, टू शो समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर. तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नाम से पता चल रहा है कि अकाउंटिंग के अंदर हमको सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए. ऐसा ना हो कुछ ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे. बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है सब चीजों को हमको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज फुल डिस्क्लोजर. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए अकाउंट्स में कि आधा चीज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आधा चीज रिकॉर्ड नहीं कर रहे. अगर ऐसा हम करेंगे कि कुछ चीजों को रिकॉर्ड करेंगे बाकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उससे क्या होगा? अकाउंट्स में सही प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलेगा. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस, में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ हमको तभी पता चल सकेगा जब हम लोग अकाउंट्स के अंदर सारा का सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे. आज चाहे दुकान में 10,000 का खर्चा हो रहा है या 500 रुपये का खर्चा हो रहा है, सब खर्चे को लिखना. वैसे ही जितना भी कमाई हो रहा है, चाहे वो 1 लाख का सेल्स हो या 100 रुपए का सेल्स हो, हर एक चीज को प्रॉपरली लिखना. अगर हम सब चीज को रिकॉर्ड करेंगे तभी हमको बिजनेस में सही प्रॉफिट या लॉस पता चल सके. अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन को लिखना छोड़ देंगे ये सोचकर कि ये छोटा सा ट्रांजेक्शन है या कुछ ट्रांजेक्शन हमसे गलती से लिखना छूट जाएगा, क्या होगा? अकाउंट्स के अंदर हमको सही प्रॉफिट या लॉस पता. और हम अकाउंट्स बनाते ही
हम दुकान का हिसाब किताब रख ही क्यों रहे हैं? ताकि हमको पता चल सके दुकान में साल भर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस। क्लियर है? पहला चीज। दूसरा चीज हमको क्या पता चल सकेगा कि बिजनेस में कितना रुपया हमको लोगों से लेना बाकी है, कितना रुपया हमको किसको देना बाकी है, ये सब हिसाब किताब भी रखना जरूरी है। आज सोच लो एक कस्टमर आया, तो उधारी में सामान खरीदा, मैं उसको उधारी में सामान दे दिया। अब मैं अगर ठीक से लिखूंगा नहीं तो हो सकता है मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरे से उधारी में सामान खरीदा था बोल के। राइट। सिमिलरली अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो ठीक से रिकॉर्ड करना जरूरी है किसको कितना रुपया देना बाकी है। ना कल दिन कोई बोलेगा कि 10,000 देना बाकी है, कि देना सिर्फ 8,000 था। राइट। किससे कितना मिलना बाकी है, किसको कितना पैसा देना बाकी है, साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब जानने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंट्स हम पढ़ते हैं दुकान का हिसाब किताब मेंटेन कर सके। ठीक है? दुकान का हिसाब किताब सही से मेंटेन कब हो पाएगा? जब हम अकाउंट्स में क्या फॉलो करेंगे? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मीन्स हर एक इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज फुल डिस्क्लोजर। राइट। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल है, खास बात नहीं है। हेडिंग पॉइंट नंबर 10 फटाफट से लिखेंगे, फिर इसको रीड करके समझेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग। ठीक है? बहुत सिंपल सा बात लिखा है, पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल मतलब जो चीज समझ में आए। ठीक है? तो हम सारा ट्रांजेक्शन को लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि समझ में आए। राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उन सबको प्रॉपरली लिखना जरूरी। क्यों लिखना जरूरी है? ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो मेजर हो सके, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो सके, इसीलिए हमको सारे इंफॉर्मेशन को ठीक से लिखना जरूरी। क्लियर है? परफॉर्मेंस का मतलब, बिजनेस का परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। जैसे हमारा परफॉर्मेंस मतलब हम कितना मार्क्स लाए। जैसे हम जो पूछेंगे व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, मतलब कितना मार्क्स लाए हो। सिमिलरली बिजनेस का परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस कितना साल भर में प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर है? हमारा परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय मार्क्स। सिमिलरली बिजनेस परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। राइट। अगर लॉस हुआ है तो हम बोलेंगे बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, देयर इज अ लॉस, is that business is not performing good. Right. Similarly, if there is a profit or there is a huge profit, it means that the business is performing well. Right. So business ka performance is measured by the amount of profit that the business earns. Clear है ये? So this is all about the 10 accounting principles. 10 तो accounting principles है। ठीक है? ये complete होता है यहाँ पे। अब छोटे मोटे एक दो टॉपिक और भी हैं इसमें, तो हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ठीक है?
लिखेंगे हेडिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। प्रिंसिपल्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग एजम्पशंस। सबसे पहले समझेंगे एजम्पशंस क्या होता है, और फिर देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हैं। टोटल 3 तो अकाउंटिंग एजम्पशंस है। तुम बोलो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बिना पढ़े, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एजम्पशन? एज्यूमिंग समथिंग, कुछ चीज को पहले से मान लेना, है ना। ना पता होते हुए भी, ना जानते हुए भी अगर कुछ चीज को हम मान ले रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज एजम्पशन, राइट। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब है अकाउंट्स में हम हमेशा मानते हैं, ना जानते हुए भी हम ये मानते हैं हमेशा कि अभी जो 3 प्रिंसिपल मैं पढ़ाऊंगा वो तीनों हमेशा फॉलो होता ही है। हम ये एज्यूम करते हैं, राइट। इतना बेसिक, इतना कॉमन रूल है ये 3 तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, 3 तो इतना कॉमन रूल है, वी कैन एज्यूम दैट द बिजनेस इज फॉलोइंग दिस 3 रूल रेगुलेशन, ठीक है। पूछने का भी जरूरत नहीं। आज मैं रिलायंस का बही खाता देखा तो मुकेश अंबानी को पूछने का जरूरत नहीं है मुझे कि ये फॉलो किया है कि नहीं किया है। मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि 3 तो फॉलो हुआ ही हो। समझ में आ रहा है? तो इतना बेसिक, इतना कॉमन चीज है, अगर नहीं भी बोला हुआ है कुछ, तब भी हम ये मान सकते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 3 फॉलो हुआ ही हो। फिर इसलिए इसको क्या बोला गया है? फंडामेंटल अकाउंटिंग। अकाउंट्स में मान लिया जाता है कि 3 फॉलो हुआ ही। फिर अब उसके अंदर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग है, एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग बस एक लाइन। देयर आर 3 fundamental there are 3 fundamental accounting assumptions, the fundamental accounting assumptions. There are 3 fundamental accounting assumptions which are followed by every business. They are followed by every business. हर एक बिजनेस ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करता ही है, ठीक है। पूछने का भी जरूरत नहीं है कि ये फॉलो किए हो क्या बोल के। इतना बेसिक सा फंडामेंटल रूल है कि हर एक बिजनेस इसको फॉलो करता ही है। क्लियर है? ये 3 है टोटल, ठीक है। पहला लिखेंगे हेडिंग पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। का हेडिंग पॉइंट नंबर 1, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ना पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गोइंग कंसर्न? CONCERN, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखना गोइंग कंसर्न का मतलब क्या, देखना। अब जैसे हम सब में से मैक्सिमम का यहाँ पे पेरेंट्स लोग का बिजनेस होगा, ठीक है। आज घर जाना, ठीक है, और पापा से पूछना, पापा ये जो बिजनेस है, या भाई से पूछना, या ताऊजी लोग से, चाचा से पूछना, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस हम लोग कितना दिन करेंगे? आज घर जाके पूछना, पापा ये जो बिजनेस हम लोग का है, ये हम लोग कितना दिन करेंगे? क्या रिप्लाई आएगा बताओ? फॉर एवर। और कुछ रिप्लाई आ सकता है फॉर एवर के अलावा? जब तक कमाई होगा, सबसे फॉरएवर तो ठीक है, कमाई जब तक होगा, सबसे कॉमन आंसर आना चाहिए। पापा यही बोलेंगे, बेटा जब तक कमाई होगा तब तक दुकान चलेगा, जब तक कमाई होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, हम बिजनेस। फिर तो कोई भी बिजनेस हमेशा ये मान के चलता है
कि हम बिजनेस हमेशा करते रहेंगे, चलाते रहेंगे जब तक प्रॉफिट होता रहेगा। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है अभी आने वाले दिनों में हम बिजनेस को बंद करने वाले हैं। नो बिजनेस हैज सच इंटेंशन। आज हमारे में से जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे कोई पूछे या तुमसे कोई पूछे कि जो भी बिजनेस हम करते हैं वो बिजनेस हम कितना दिन तक करेंगे, तो हम सबका आंसर यही होगा कि जब तक कमाई होगा, जब तक प्रॉफिट होगा, जब तक तब तक हम लोग उसको। जिस दिन नहीं होगा पैसा कमाई, जिस दिन प्रॉफिट नहीं होगा, उस दिन हम बंद करेंगे। राइट? जैसे मुझसे तुम सर कितना दिन पढ़ाओगे, और तो जब तक पढ़ा पाऊंगा, जब तक बच्चे लोग आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, तब तक पढ़ा पाऊंगा। जिस दिन बोलेगा सर बहुत खराब पढ़ा रहे हो और नहीं पढ़ेंगे आपसे, उस दिन बंद करना पड़ेगा मुझे दुकान, है कि नहीं? दुकान तो है ये, दुकान बंद करना पड़ेगा कि नहीं? सोच लो बच्चे लोग बोलने लगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका, तो उस दिन दुकान बंद करना पड़ेगा। राइट? तो जब तक मैं पढ़ा पाऊंगा तब तक पढ़ाऊंगा। तो मेरा आंसर यही रहेगा कि सर बोलूं तो सर उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी कब तक चलेगा? आंसर यही होगा, जब तक पढ़ा पाऊंगा, जब तक बच्चे लोग आते रहेंगे, तब तक चलता रहेगा। राइट? तो हर एक बिजनेस जो होता है उसमें यही होता है कि हर कोई यही मान के चलता है हमेशा कि बिजनेस कब तक करेंगे, जब तक करते रहेंगे, जब तक प्रॉफिट होता रहेगा, जब तक चलाते रहेंगे, जब तक चला पाएंगे, तब तक हम बिजनेस करेंगे। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये जो हम नॉर्मली हम सोचते हैं, मानते हैं, तो गोइंग कंसर्न बोलते हैं। गोइंग कंसर्न यही बोलता है, गोइंग मतलब समथिंग विच विल गो ऑन इज कॉल्ड एज गोइंग, एंड कंसर्न मतलब हियर बिजनेस। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो चलता ही रहेगा। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आने वाले दिनों में हम बिजनेस को बंद करने वाले हैं या बिजनेस को कम करने वाले हैं। हमारा इंटेंशन यही है कि हम बिजनेस को चलाते रहेंगे, जब तक प्रॉफिट होता रहेगा तब तक हम बिजनेस को रन करते रहेंगे। क्लियर है? ये क्या है? ये एजम्पशन है। पूछने का भी जरूरत नहीं है किसी बिजनेस को कि बता कितना दिन तक दुकान खोलेगा। एज्यूम्ड है, जब तक चलेगा तब तक वो बिजनेस करेगा। राइट? तुमको मुझसे पूछने का भी जरूरत नहीं है सर उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी कब तक चलाते रहोगे। ये एज्यूम्ड है, जब तक प्रॉफिट होता रहेगा तब तक चलाता रहूंगा। जिस दिन नहीं होगा प्रॉफिट, जिस दिन पढ़ा पाऊंगा, जिस दिन आएंगे। क्लियर है? तो हर एक बिजनेस के अंदर दिस इज एन एजम्पशन दैट द बिजनेस विल गो ऑन, द बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर टिल द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। वी डोंट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को बंद करें। क्लियर है? तो यही है हमारा पहला एजम्पशन अकाउंट्स में, कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न। क्लियर है? तो हम जब कोई भी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं, आज मैं रिलायंस का बही खाता देख रहा हूं, रिलायंस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहा हूं, ठीक है, रिलायंस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते समय मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि रिलायंस जो है अगर मैं बिजनेस करता रहेगा, रिलायंस बंद होने वाला नहीं है, रिलायंस जो है बिजनेस करता रहेगा। ये मैं क्या कर सकता हूं? एज्यूम कर सकता हूं कि रिलायंस को लिखने का भी जरूरत नहीं है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हम अभी इतने साल तक बिजनेस करते रहेंगे। नॉट रिक्वायर्ड। A person reading the books of accounts of any company can assume that the company, हम assume कर सकते हैं कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न। इंपॉर्टेंट है बहुत। सोचो आज एज एन इन्वेस्टर सोच रहा हूं कि रिलायंस में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। सोचो सोचो तो अगर रिलायंस आने वाले 6 महीना में बंद होने वाला है, तो मैं रिलायंस पैसा लगाऊंगा पैसा। देखिए अगर रिलायंस चलता ही रहेगा, रिलायंस अभी बहुत पैसा कमा रहा है, रिलायंस बहुत साल तक चलने वाला है, इन्वेस्ट करूंगा फिर पैसा। ठीक है? तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं, इस बात पे डिपेंडेंट है कि रिलायंस चलेगा आगे कि नहीं चलेगा। राइट? तो जब मैं रिलायंस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहा हूं, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि रिलायंस जो है वो चलता ही। ठीक है? तो बाई चांस अगर गोइंग कंसर्न नहीं है किसी बिजनेस का, सपोज रिलायंस बंद होने वाला है, सपोज 1 साल के बाद रिलायंस सोच रहा है कि हम बिजनेस बंद करेंगे, तो रिलायंस को लिखना पड़ेगा कि हम लोग क्या हैं, हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं, हम 1 साल में बंद करने वाले हैं। ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
तो अगर गोइंग कंसर्न है तो लिखने का भी जरूरत नहीं, हम एज्यूम गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, लिखना पड़ेगा नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं एक और, जैसे स्कूल है, स्कूल रोज होता है, रोज स्कूल से मैसेज आता है क्या, टुडे देयर इज क्लास, टुडे देयर इज क्लास, टुडे देयर इज अ क्लास, नहीं आता मैसेज। लेकिन जिस दिन नहीं होता है, उस दिन मैसेज आना जरूरी है, टुडे देयर इज नो, राइट। तो अगर कोई चीज रोज होता ही है, क्लास रोज ही होता है स्कूल, तो रोज बताने का जरूरत थोड़ी है कि आज क्लास है, आज क्लास है, आज क्लास है, बताने का जरूरत। लेकिन कोई दिन सडनली क्लास नहीं है, तो बताने का जरूरत है कि आज क्लास नहीं है, आज ये प्रॉब्लम है, आज ये छुट्टी हो गया, बताने का जरूरत है। सिमिलरली सबको ही गोइंग कंसर्न है, हर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न है, हर एक बिजनेस तो चलता ही रहेगा जब तक प्रॉफिट होता रहेगा, तो बताने का जरूरत नहीं है, सब तो गोइंग कंसर्न होते ही है। अगर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उसको लिखने का जरूरत है कि हम गोइंग कंसर्न नहीं, हम आने वाले दिनों में बंद होने वाले हैं, ये उनको मेंशन करने का जरूरत है। समझ में आ रहा है? जस्ट सेम एज रोज स्कूल है तो बताने का जरूरत नहीं है कि रोज स्कूल है, तो स्कूल तो होता ही है, जिस दिन नहीं है उस दिन जरूर से बताने का जरूरत है कि आज स्कूल, राइट। सिमिलरली यहाँ पे गोइंग कंसर्न है तो बार बार बोलने का जरूरत नहीं है कि हम गोइंग कंसर्न है, हम गोइंग, बताने का भी जरूरत नहीं है। ये एज्यूम्ड है कि तुम गोइंग कंसर्न हो, एज्यूम्ड है गोइंग कंसर्न हो, ठीक है। नहीं हो तो बता देना, अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो बता देना पहले से कि बिजनेस आने वाले दिनों में बंद होने, क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर कुछ डिसीजन ले रहा है कंपनी में पैसा लगाने का, पैसा निकालने का, तो वो डिसाइड कर पाएगा कि उसको क्या करना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं सोच लो पढ़ाता ही रहूंगा, तो बताने का भी जरूरत नहीं है, तुम 11th पढ़ोगे फिर यहाँ 12th पढ़ोगे, लेकिन सोच लो 6 महीना बाद मैं पढ़ाना बंद करने वाला हूँ, सपोज, बताने का जरूरत है 6 महीना बाद बंद करने वाला हूँ, सो दैट यू कैन डिसाइड व्हाट यू विल डू आफ्टर 6 मंथ, राइट। तो अगर नहीं है गोइंग कंसर्न तो फॉर्म करने का जरूरत है। क्लियर है ये? दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कॉल्ड एज, देखेंगे ये एग्जांपल खाली एक तो यहाँ पे है, ये वाला लास्ट वाला ये बताया हूँ, ठीक है। दिस वन इज पेंडिंग, वी विल एक्सप्लेन इट, समझेंगे अभी, वी विल डिस्कस इट। इसके अलावा बाकी वर्ड से पहला हेडिंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, डेफिनाइट का मतलब समझते हो, जो जो फिक्स्ड नहीं है, डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड, इनडेफिनाइट मतलब जो फिक्स नहीं। लास्ट वाला हम समझेंगे, लास्ट लाइन ड्यू टू दिस एजम्पशन वाला ये नहीं समझाया हूँ अभी।
पहला 2 लाइन आई थिंक आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस assumption हिसाब से it is assumed that business shall continue for a indefinite period. Indefinite मतलब समझ में आ गया? Basically something which is not fixed as of now is called as indefinite. Okay? And there is no intention close down the business. हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को आने वाले दिनों में बंद करने वाले हैं। क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न। हर एक बिजनेस क्या होता है? हर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है। हम में से हमारे जितने बैठे हैं यहाँ पे सबके पेरेंट्स का बिजनेस गोइंग कंसर्न है। सब कोई बिजनेस करते रहने वाले हैं। ये हमारा किसी का भी इंटेंशन नहीं है कि हम दुकान बंद करने। अगर बाई चांस है इंटेंशन, हो भी सकता है इंटेंशन, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 1 साल बाद बिजनेस बंद करूंगा, हो सकता है ऐसा इंटेंशन। अगर है तो बता देना, लिख देना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हम आने वाले इस साल में बंद करने का सोच। क्लियर है? कुछ नहीं बोलोगे अगर तो ये माना जाएगा हमारा गोइंग कंसर्न है। क्लियर? अब गोइंग कंसर्न के वजह से हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है? ये थोड़ा पुराने क्लासेस से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर का 2-3 टाइप पढ़े थे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है? एक बार मैं डेफर्ड रेवेन्यू को छोड़ देते हैं एक बार। मैं एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में एक बार क्लासिफाई कर रहा हूँ, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है? एक्सपेंडिचर का मतलब था खर्चा करना। ठीक है? अब जो खर्चा मुझे सालों साल बेनिफिट्स देगा, ऐसे खर्चा को हम बोलते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? और जो खर्चा हमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स देगा, तो खर्चा बार बार करते रहना पड़ता है, तो बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है? जैसे एग्जांपल दिया, सोच लो मैं क्लासरूम के लिए एसी खरीदा, तो एसी खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि एक बार एसी खरीदा, 5 साल 7 साल आराम से वो बेनिफिट्स देता रहेगा। ठीक है? तो एसी खरीदना, बाइंग एन एसी is a capital expenditure because the AC will give benefits for more than 1 year. जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट्स देता है वो कैपिटल है। और जो खर्चा बार बार करते रहना पड़ता है, जिसका बेनिफिट जल्दी खत्म हो जाता है, खर्चा बार बार करना पड़ता है, वो खर्चा रेवेन्यू। राइट? तो एसी खरीदा, एसी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट्स से 5 साल तक वह बेनिफिट्स देता रहेगा। ठीक है? लेकिन सोच लो इस एसी का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हर महीना देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी। एक महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दूंगा तो लाइन कट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, वो खर्चा मुझे बार बार करते रहना पड़ता है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर कौन सा कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो पहले पढ़े हम इन डिटेल में, जिन पता है ये वाला। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं अभी के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा सालों साल तक बेनिफिट्स देता है, एक बार खर्चा करते हैं बहुत साल तक उसका बेनिफिट्स मिलते हैं। बाइंग एन एसी एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब था जो खर्चा एक बार नहीं होता, बार बार वो खर्चा करते रहना पड़ता है, तो रेकरिंग होता है। रेकरिंग मतलब जो खर्चा बार बार करना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया था मैं, इलेक्ट्रिसिटी हर महीना भरना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा है, डेट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये? नाउ गोइंग कंसर्न एजम्पशन के वजह से, क्या बोल रहा है यहाँ पे? गोइंग कंसर्न एजम्पशन के वजह से हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। का क्या मतलब है देखना। आज मैं ये सोचता हूं, जैसे मैं सोच लो एक एसी खरीदा 2026 में। ठीक है? एक एसी खरीदा 2026 में। अब मैं बोल रहा हूं कि एसी खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि एसी मुझे कितने साल तक फायदा देगा? 5 इयर्स तक बेनिफिट्स देगा। ठीक है? कब तक देगा? 2031। ठीक है? तो जब मैं बोलता हूं एसी मुझे 5 साल तक बेनिफिट्स देगा, तब कहीं ना कहीं मैं ये एज्यूम नहीं कर रहा कि मैं बिजनेस 5 साल तक चलाऊंगा बोल के। अगर मैं बिजनेस 5 साल तक नहीं चला रहा हूं तो एसी कैसे मुझे बेनिफिट्स देगा क्लासरूम? ठीक है? क्लासरूम में एसी का बेनिफिट कब मिलेगा? जब मैं पढ़ा रहा हूं तभी तो मिलेगा। अगर मैं पढ़ाना ही बंद कर दिया तो तब तो एसी का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ठीक है? तो हम बोलते हैं कि एसी 5 साल तक बेनिफिट्स देगा, तो कहीं ना कहीं
हम ये एज्यूम कर ही रहे हैं मन ही मन कि बिजनेस भी 5 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न। तो हम बोलते हैं ये खर्चा 6 महीना बेनिफिट्स देगा, ये खर्चा 5 साल बेनिफिट देगा, ये खर्चा 10 साल बेनिफिट देगा, ये खर्चा 20 साल बेनिफिट देगा। कहीं ना कहीं हम ये एज्यूम कर ही रहे हैं हम बिजनेस उतना साल तक करते। क्लियर है? इसीलिए क्योंकि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, इसी वजह से हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई कर पाते हैं टू रेवेन्यू एंड इनटू कैपिटल। तो कम समय में बेनिफिट्स देगा वो रेवेन्यू है, जो ज्यादा समय में बेनिफिट देगा वो कैपिटल। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? तो क्योंकि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चलता ही रहेगा, इसीलिए हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू एंड इनटू कैपिटल। क्लियर है? राइट, दिस इज द फर्स्ट आउट ऑफ द 3 assumption, फर्स्ट वन गोइंग। डाउट है तो डाउट इन गोइंग कंसर्न, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट इन गोइंग कंसर्न। क्लियर है ये गोइंग कंसर्न? राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर Point number 2, make an heading consistency assumption. Yeah, make a heading point number 2, consistency. Very easy, consistency assumption. बोलो इंग्लिश में, what is consist? Continuity, correct? Consistency मतलब continuity. कोई चीज लगातार बार बार करना सेम तरीके से सेम वे में, that is called as consistency, right? जैसे हम बोलते हैं कि suppose let's say विराट कोहली is a consistent player, it means he is performing good in almost every game, that is called as consistency, right? तो अकाउंटिंग के अंदर what is consistent, ठीक है? देखना, अकाउंटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि देखना, अकाउंट्स के अंदर बहुत चीजों को लिखने का ना अलग अलग मेथड्स है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं देता हूं, लेट्स से डेप्रिसिएशन। याद है व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब था फिक्स एसेट का वैल्यू कम होना। जैसे मैं ये एसी खरीदा, एसी 1 साल अगर मैं यूज करूंगा तो एसी पुराना हो जाएगा, पुराना हो जाएगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये जो एसी का वैल्यू कम हो रहा है, दिस कॉल्ड एज डेप्रिस। ठीक है? अब अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है? अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारा मेथड्स है। हम कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर सकते, हमारा चॉइस से हम कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर सकते। ठीक है? कंसिस्टेंसी क्या बोलता है देखना, कंसिस्टेंसी बोलता है कि अगर तुम एक मेथड सिलेक्ट किए तो उसी मेथड को फिर फॉलो करते रहना ईयर आफ्टर, डोंट चेंज द मेथड एवरी, हर साल मेथड को बदलो मत, बी कंसिस्टेंट। मतलब अगर एक मेथड सिलेक्ट किए हो उस मेथड को ही कंसिस्टेंट फॉलो करते रहो, डोंट चेंज द मेथड एवरी। अगर हम हर साल मेथड चेंज करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन करेगा, और फिर एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करने में, एक साल का मेथड अलग है, ईयर का मेथड अलग, राइट? कंसिस्टेंसी सेज दैट अकाउंट्स के अंदर अगर कोई चीज हम अप्लाई करते हैं, एक मेथड सिलेक्ट करते हैं, तो उस मेथड को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे ईयर आफ्टर ईयर। शुड नॉट चेंज द मेथड, मेथड चेंज करना। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे अकाउंट्स का क्लास है, ठीक है? अब अकाउंट्स का क्लास है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, है ना? 6 o'clock इज द टाइम फॉर द अकाउंट, राइट? अब अगर ये टाइम फिक्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, या फिर रोज मैं अगर चेंज करूंगा तो अच्छा रहेगा। मंडे को बोलूंगा 5 बजे आ जाओ, वेडनेसडे को बोलूंगा 7 बजे आज क्लास है, फ्राइडे को बोल रहा हूँ 4 बजे क्लास है, संडे को सुबह 11 बजे क्लास है, बुला ले रहा हूँ। अगर ऐसा करूंगा तो ठीक नहीं। ठीक क्या रहेगा? कंसिस्टेंटली बता दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे विल बी बेटर, राइट? तो हमेशा कंसिस्टेंसी बेस्ट होता है। तो अकाउंट्स भी यही बोलता है, बहुत सारा मेथड है बहुत सारी चीजों को करने का। एग्जांपल हो गया डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन लगाने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है। हो सकता है रिलायंस मेथड 1 लगा रहा है, टाटा कंपनी मेथड 2 लगा रहा है, ठीक है, एसबीआई बैंक मेथड 3 लगा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक मेथड 4 लगा रहा है। लगाओ। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, अगर रिलायंस मेथड 1 लगाया तो फिर हर साल मेथड 1 ही लगाएगा रिलायंस। एक बार मेथड 1, अगले साल रिलायंस मेथड 2, नेक्स्ट ईयर मेथड 3, ऐसा नहीं करना है। तुम अपना सिलेक्ट करो कौन सा करना है तुमको, के बाद उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, उसको रेगुलरली फॉलो करो। हर साल मेथड को चेंज हम लोग, क्लियर है। जस्ट लाइक हर दिन अकाउंट्स का क्लास का टाइमिंग चेंज करेंगे, बट क्या इसका ये मतलब है कि चेंज कर ही नहीं सकते? क्या इसका ये मतलब है कि चेंज कर ही नहीं सकते? कर सकते, कभी कभार, इन रेयर सर्कमस्टांसेस कैन चेंज इट, राइट। सिमिलरली कंसिस्टेंसी भी ये चीज बोलता है, अगर लॉ बोले या फिर नया मेथड ज्यादा बेटर है, यू कैन शिफ्ट द मेथड। कभी कभार हम शिफ्ट कर सकते हैं, इफ द न्यू मेथड इज बेटर, if the law says that you have to shift to the another method, then we can change the method, right। सपोज एग्जांपल के तौर पे रिलायंस मेथड 1 लगाता था, गवर्नमेंट मेथड 1 बैन कर दिया है, गवर्नमेंट बोल दिया मेथड 1 कोई नहीं लगा सकता, तो अब रिलायंस को मजबूरी में चेंज करना तो पड़ेगा ही। तो इफ द लॉ वांट्स अस टू चेंज, देन वी हैव टू, और इफ द न्यू मेथड इज बेटर, इफ द न्यू मेथड इज बेटर, देन वी कैन। समझ में आ रहा है? जैसे स्कूल का टाइमिंग होता है, समर में थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, लेकिन विंटर्स में थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द सीजन जो है उसके हिसाब से थोड़ा बदलाव इज ओके, राइट। सिमिलरली थोड़ा चेंजेस हम कर सकते हैं इफ द न्यू मेथड इज बेटर, बट बार बार हम कंसिस्टेंटली चेंज नहीं करेंगे। एक बार कोई चीज सेलेक्ट किए तो फिर रेगुलर बेसिस फॉलो करते रहे, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड कंसिस्टेंट, राइट। वेरी सिंपल मेथड, देखेंगे फटाफट से, और छोटा सा टॉपिक बचा है। आया होगा। पहला लाइन बोला, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी assumption it is assumed that accounting principles methods once selected, अगर एक बार हम कोई चीज को लगाए हैं, then it should be applied consistently year after year, right। पहला पॉइंट बोलता है कि अगर कोई भी मेथड हम सिलेक्ट किए हैं, कोई भी मेथड अगर हम इम्प्लीमेंट किए हैं,
तो उस मेथड को लगाते रहेंगे ईयर ऑन ईयर, हर साल हम उसी मेथड को लगाते रहेंगे। कि क्या होगा, कंपैरिजन इजी होगा, प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर पाएंगे करेंट ईयर के परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, 2026 में कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको कंपेयर कर पाएंगे 2025 के साथ, अगर दोनों में सेम मेथड फॉलो हुआ होगा तभी। क्लियर, बट दैट डज नॉट मीन कि हम चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड, हम चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं? इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर गवर्नमेंट बोलता है बदलो तो बदलना पड़ेगा, या फिर न्यू मेथड गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन, अ मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, ज्यादा बेहतर रहेगा नया मेथड, तो हम नए मेथड में शिफ्ट हो सकते। देखो इसमें किसी को डाउट है कुछ? क्लियर है ये था सेकेंड एजम्पशन, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो एजम्पशन क्यों बोलते हैं फिर से? तो एजम्पशन इसीलिए बोलते हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में फॉलो हुआ था, तो कल फॉलो हुआ था, वो भी आज भी फॉलो। ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर रोज क्लास मंडे रोज शाम को 6 बजे क्लास होता है। ठीक है, आज मैं कुछ नहीं बताया हूं, यू कैन एज्यूम क्लास इज एट 6 o'clock, राइट। मैं कल कुछ नहीं बताया, यू कैन एज्यूम द क्लास इज एट 6। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हमको क्या बोलता है? कंसिस्टेंट एजम्पशन है, मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कंसिस्टेंट है, मतलब हर साल सेम चीज फॉलो हो, हर दिन सेम टाइम में क्लास है, वी कैन एज्यूम इट, हर बार बताने का बोलने का जरूरत। फिर नेक्स्ट लास्ट वन, पॉइंट नंबर एक्रूअल। पॉइंट नंबर 3 हेडिंग एक्रूअल। एक्रूअल एजम्पशन क्या बोलता है? अकाउंट में सबसे कॉमन, सबसे यूज होने वाला जो assumption है that is accrual assumption। ठीक है, ठीक है ना, what does accrual assumption says? accrual assumption इतना सा बात बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन लिखते समय, कोई भी चीज को रिकॉर्ड करते समय, हम कभी भी ये नहीं देखते कि पैसा मिला या नहीं मिला, या फिर पैसा दिए या नहीं दिए। अकाउंट्स में कभी भी मनी से फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन अगर हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा मिला नहीं मिला, चाहे पैसा दिए नहीं दिए, बात से फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो जैसे एक कस्टमर आया मेरे दुकान में, मैं उसको सामान बेचा और वो मुझे पैसे दिया, इसको रिकॉर्ड करूंगा सेल हुआ बोल के। सिमिलरली अगर एक कस्टमर आया, मैं उसको सामान दिया उधारी में, पैसा नहीं दिया वो मुझे, उधारी में सामान ले गया, रिलेटिव होगा हमारा, सामान ले गया उधारी में, ठीक है, तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अकाउंट्स के अंदर कभी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये बात नहीं देखा जाता पैसा मिला है या फिर। ठीक है, एक्रूअल ये बोलता है कि पैसा अगर मिला है तो रिकॉर्ड होगा, पैसा अगर नहीं मिला है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग whether the transaction is to be recorded or not, इसको लिखें कि नहीं लिखें, बात डिसाइड करते समय मनी को नहीं दे, पैसे को नहीं दे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सामान खरीदता हूं, परचेज करता हूं और मैं पैसा दिया हूं, तो भी परचेज को रिकॉर्ड करूंगा, खर्चा हुआ बोल के, एक्सपेंस हुआ बोल के रिकॉर्ड करूंगा। सिमिलरली अगर मैं परचेज करता हूं सामान उधारी में, पैसा नहीं दिया हूं, तो भी मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंस, खर्चा हुआ। क्लियर है? तो खर्चा या कमाई दोनों को रिकॉर्ड करते समय, बोथ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द इनकम्स, हम कभी भी ये नहीं देखते कि पैसा मिला नहीं मिला, पैसा दिए नहीं दिए, इस बात को ध्यान नहीं देते। बेसिकली मनी इज इरेलीवेंट हियर। ठीक है,
मनी इज इररिलेवेंट। कोई भी चीज को हम रिकॉर्ड करते समय ये देखते हैं कि वो ट्रांजेक्शन इस साल में हुआ है या फिर नहीं। अगर इस साल हुआ है तो वो इसी साल रिकॉर्ड होगा, चाहे पैसा इस साल मिले या फिर अगले साल मिले, चाहे पैसा इस साल दे या अगले साल दे, फर्क नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, मैं सामान बेचा 2025 में, क्या सामान बेचा 2025 में, और लेट से पैसा मिला 2026 में। ठीक है, सामान बेचा 2025 में और पैसा जो है ये जो कस्टमर है लाके दिया 2026 में। ठीक है, तो सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स हुआ बोल के कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 2025। समझ में आ रहा है? 26 में नहीं, 25 में रिकॉर्ड होगा। राइट। सिमिलरली सपोज मैं सामान खरीदा 2025 में और पैसा दिया 2026 में, सामान खरीदा बोल के कब रिकॉर्ड करेंगे? 2025 रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय ये बात नहीं देखते पैसा गया है या पैसा दे दिए हैं, बातों को नहीं। ठीक है, हमेशा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, साल का ट्रांजेक्शन है वो उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली मनी इज इररिलेवेंट एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड और नॉट टू बी। ये हमारा assumption ऐसा assumption, मनी इज रिलेवेंट। लाइन में बोलूं, मनी इज अकॉर्डिंग टू assumption a transaction is entered in the books of accounts। ट्रांजेक्शन को हमारे बही खाता में कब लिखेंगे? ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बही खाता, ठीक है, दुकान का। बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखेंगे? व्हेन इट इज एंटर्ड, जब वो ट्रांजेक्शन हुआ तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि नॉट व्हेन मनी इज पेड और पैसा जब दिए या पैसा जब मिला तब रिकॉर्ड नहीं करते, जब ट्रांजेक्शन हुआ तब उसको रिकॉर्ड करते। क्लियर है? तो आज अगर मैं सामान बेचा तो आज रिकॉर्ड करूंगा उसको, ना कि जिस दिन पैसा मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आज सामान खरीदता हूं तो उसको आज रिकॉर्ड करूंगा, ना कि जिस दिन पैसा दूं। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज इररेलीवेंट, ये बात से फर्क ही नहीं पड़ता, इट इज इररेलीवेंट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, पैसा दिए कि नहीं, पैसा मिला कि नहीं मिला, इससे फर्क नहीं पड़ता, या फिर पैसा दिए या नहीं दिए, इस बात से भी फर्क नहीं। क्लियर है? बेसिकली मनी इज इररिलेवेंट एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग वेदर समथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड और नॉट। क्लियर है? देखो कुछ डाउट है तो इसमें? एक्रूअल एजम्पशन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में रियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हम रुक जाओ शांति रख।
भागने का हड़बड़ी, ठीक है। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट चैप्टर, दैट इज द ऑलमोस्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इज नॉट लाइक दिस थ्योरी सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस या थ्योरी नहीं है। अकाउंट्स इज बेसिकली मैथ्स, अकाउंट्स तो मैथ्स के जैसा है ना, सॉल्विंग वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो सॉल्विंग वाला चैप्टर होगा, दैट विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी द फर्स्ट चैप्टर, देन वी विल रीड जर्नल, ठीक है। जर्नल पहले नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे फिर जर्नल पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या है, जो लोग तो क्लास किए इट इज ओके, जो लोग क्लास नहीं किए पहला एक दो वीडियो कम से कम देख लेना, जिससे कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। ये रही है। चलो वेरी गुड क्वेश्चन पहले तो, ठीक है। सुन लो, तुम्हारे तो दिमाग में भी नहीं आया क्वेश्चन, कम से कम कोई डाउट पूछा है, सुन लो। द डाउट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। पहली बात तो जो ध्यान से सुनेगा उसी को ये डाउट आएगा, बाकी को तो डाउट ही नहीं है, ठीक है। चलो डाउट तो पूछ लिया कोई, अब सोच के बताओ कम से कम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये अच्छा डाउट है, वेरी गुड, डाउट ही शानदार है, ठीक है। देखना, हर बैच में पूछा है कोई ना कोई, बट जो सुनता है वही पूछता है, ठीक है। देखना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इफ यू विल क्लियरली रीड इन द कॉपी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ना सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बताता है, सेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। वो बोलता है कि सेल्स को कब रिकॉर्ड करेंगे, तो पैसा आ रहा है, इनकम को कब रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में है। और जो एक्रूअल है ना, वो इनकम के भी बारे में है और पैसा देना मतलब एक्सपेंस के भी बारे में, ठीक है। तो एक्रूअल जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम के ऊपर भी एप्लीकेबल है और एक्सपेंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं दोनों एग्जांपल दिया, देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो मैं इनकम का भी एग्जांपल दिया, सेल्स, सेल्स हमारा कमाई है, इनकम है, और परचेज हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस। तो एक्रूअल जो है वो दोनों के लिए है, इनकम के लिए भी है और एक्सपेंस के, राइट। बट व्हेन यू विल रीड रेवेन्यू रिकॉग्निशन विल फाइंड इट आउट दैट इज ओनली फॉर इनकम, वो सिर्फ इनकम के लिए बोलता, दोनों सेम चीज है। एक्रूअल जो बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी वही बोलता है, लाइन बाय लाइन सेम, ठीक है। बट फर्क इतना सा है कि revenue recognition is only for income, but the accrual concept is both for income as well as the, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन